हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम्स लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अभी तक के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। देखिए, द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू exert force on another is attribute to the existence of। आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे पर बल लगने की क्षमता किसके अस्तित्व के कारण होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के कारण। आवेशित वस्तु एक दूसरे पर बल लगने की विद्युत क्षमता विद्युत क्षेत्र कारण होती है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चर और वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरे आवेश रखने पर उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि किसी चार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के कारण लगता है। इसका फार्मूला है E = F/Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड = फोर्स अपॉन चार्ज। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, जो स्केलर क्वांटिटी है? तो ये है डी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर नहीं ना, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। बाकी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैग्नीट्यूड रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं रहता है। वैद्युत विभव सदिश राशि नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इज़ अ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। किसी चालक वैद्युत क्षेत्र एक सूर्य दूसरे से ले जाने के लिए किए गए कार्य अथवा आवेश की मात्रा को वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। जबकि लीनियर मोमेंटम में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहता है। इसका फार्मूला है लीनियर मोमेंटम P = mv, मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास की वैल्यू kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। एंड इलेक्ट्रिक ये है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, इसकी वैल्यू है N/Coulomb। और वही एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। L = I × ओमेगा, इसकी वैल्यू है जूल सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीनियर चार्ज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स। रेखीय लाइन आवेश निम्न में से दिया जाता है। और लीनियर चार्ज किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह आता है गज़ लॉ के द्वारा। क्वेश्चन बी, गज़ लॉ। लीनियर चार्ज गज़ लॉ के नियम से दिया जाता है। कोई भी लीनियर चार्ज होता है वो गज़ का लॉ, मतलब गज़ नियम फॉलो करता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह, मतलब किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली फ्लक्स जो होती है घेरे गए चार्ज के बराबर होती है, मतलब उसके सराउंडिंग जो रहती है चार्ज के बराबर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज इन अ क्लोज सरफेस के बराबर होती है। इसे गज़ला कहते हैं। और ये गज़ला जो होती है लीनियर चार्ज का नियम फॉलो करती है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पर एन इलेक्ट्रॉन हैज़, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, फिक्स पॉजिटिव वैल्यू, वेरिएबल पॉजिटिव चार्ज, नन ऑफ दिस।
तो इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके वो न्यूट्रल रहता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है तथा प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक चार्ज, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है तथा न्यूट्रल पर आवेश नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है, ये चार्ज रहित रहता है, ये आवेश रहित रहता है। परमाणु में कोई भी चार्ज नहीं होता है, एक एटम में कोई भी चार्ज नहीं रहता क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों रहते हैं इक्वल नंबर में। परमाणु में कोई भी आवेश नहीं होता क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर उसे उदासीन मतलब न्यूट्रल हो जाता है उससे मिलकर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 105 पर। फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंट फॉलोइंग रिलेशंस, मतलब ओम्स लॉ किसके रिलेशन के बराबर होता है, ओम्स लॉ किसके रिप्रेजेंट से दिखाता है। ओम्स लॉ के नियम के अनुसार बिंदु के रूप में प्रदर्शित करता है, तो ये आएगा जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम्स लॉ को बिंदु के रूप में जे इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रदर्शित कराता है। जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ का फार्मूला किसके रिप्रेजेंट मतलब किसके एकदम एनालॉगी होगा, मतलब उसके एनालॉग उसके समरूप होगा। तो ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है। जैसे V इज इक्वल टू आई आर ये लिखा हुआ है। तो अब इसको किस तरीके इसको हम कैसे इसमें बनाएंगे, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कैसे बनाएंगे देखिए। ओम्स नियम का दूसरा तरीका पॉइंट फॉर्म ओम्स नियम है। पॉइंट फॉर्म ओम नियम बेसिकली करंट डेंसिटी जे इज करंट डेंसिटी होती है और ये कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन होता है। मतलब कंडक्टिविटी जो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होती है। तो इसका ओम्स लॉ से हम यहाँ से वैल्यू लेंगे I इज इक्वल टू V बटे R। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू हम तो जानते हैं क्या होती है, R इज इक्वल टू लेंथ बटे एरिया, रो लेंथ बटे एरिया, एंड J I की वैल्यू होती है करंट डेंसिटी बटे एरिया, करंट की वैल्यू होती है करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई उसकी एरिया पे। तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने पर यहाँ पर रो की वैल्यू जो आएगी उसको कंडक्टिव फॉर्म में लेंगे, ये रेजिस्टिविटी है इसको कंडक्टिविटी फॉर्म में लेंगे यहाँ से, और ये जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्ट बटे लेंथ में आएगा। इसकी वैल्यू पुट करने पर जे करंट डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। इज अ वेक्टर क्वांटिटी है और सिग्मा इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये ओम्स के नियम के बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर के समरूप है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पर। विच इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज व्हेन सेपरेशन चार्ज इज इंक्रीज। कहने का मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला दो चार्ज का अलगाव बढ़ जाता है। जब यदि दो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज होगा तो उनके बीच का अलगाव मतलब उनके सेपरेशन जो उनका बढ़ जाता है। तो चार्ज का वैद्युत विभव ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज व्हेन सेपरेटर इंक्रीज, तो उनके बीच की
जो होएगा डिक्रीज होएगा। जैसे दो चार्ज के बीच के हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होती है डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर आएगा बी, डिक्रीज। जब दो, हाँ, इसका आंसर भी डिक्रीज। जब दो चार्ज के बीच अलगाव बढ़ता है तब उसके आवेशों की वैद्युत विभव ऊर्जा घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू चार्ज आर स्पेस अपार्ट 10 सेंटीमीटर इन अ वैक्यूम, इट नोन द चार्ज 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ and 6 multiplied 10⁻⁵ Coulomb representative if same charge are separated by same distance in a kerosene में, तो रिलेटिव परमिटिव 2 है। फाइंड फोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। फोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हमें फार्मूला इसका पता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 आर स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ये देखिए फोर्स इसका फार्मूला लगाएंगे, दो चार्ज के बीच का फोर्स हमें निकालना है तो इसका फार्मूला लगाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 इज अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का पर द प्रपोजनल साइन हटेगा तो इसका कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू के की वैल्यू रहती है 9 × 9 × 10⁹। अब Q1 Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, Q1 की वैल्यू एंड Q2 की वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे यहाँ पे। और डिस्टेंस दिया गया है इसका 10 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर मीटर में बनाएंगे तो 10 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² आएगा। इसका स्क्वायर लिख देंगे और रिलेटिव परमिटिव ऑफ मटेरियल कितनी है 2 है, तो इसको रख देंगे, सॉल्व करेंगे। इसका फोर्स इज इक्वल टू आएगा 1.07 न्यूटन। तो आंसर इसका आएगा बी, 1.07 न्यूटन फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर्ड फॉलोइंग इमेज, इट इज नोन दैट टू कनेक्टिंग स्पेयर शेल कैरी इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ओवर सरफेस, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सरफेस इनर शेल। इनर शेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसका देखिए दो चार्ज दिए गए हैं, एक Q1 है एक Q2 है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे आएगा R पहले चार्ज पे और दूसरे चार्ज पे आएगा R3। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन 4πr²। इसका आंसर आएगा बी। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 109 पर। फाइंड द रेडियस ऑफ ऑसिलेट स्फीयर कैपेबल ऑफ बीइंग चार्ज 1 मिलीवोल्ट पोटेंशियल कितना है 1 मिलीवोल्ट बिफोर स्पार्किंग इनटू एयर, गिवन ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर इज 3 × 10⁴ वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। हवा के संपर्क में होने से पहले 10 लाख वोल्ट तक की आवेश होने वाला एक पृथक्कृत जिसके ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या मीटर में बताना है। तो इसका फॉर्मूला आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इक्वल टू किलोवाट अपॉन रेडियस। तो इसमें वोल्ट कितनी होगी, इसमें वोल्ट 1 मिलियन वोल्ट, 1 मिलियन वोल्ट की कर देंगे। 1 मिलियन वोल्ट मतलब 1 × 10⁶ वोल्ट आएगी। और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितने इसमें दिया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है। इसको मिलीमीटर में सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका ये आएगा इसमें। तो इसके फार्मूला इसमें पुट कर देंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू किलो वोल्ट बटे रेडियस। इसमें अब वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी रेडियस निकल जाएगी।
देखिए वोल्टेज की वैल्यू ये है एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व कर देंगे मिलीमीटर में इसकी वैल्यू निकाला है, फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियस इज इक्वल टू 0.333 मीटर्स। आंसर नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिफाइन करी जाती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी जाती है चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बल प्रति इकाई आवेश के रूप में होती है। वैद्युत क्षेत्र परिभाषित किया जाता है बल प्रति इकाई आवेश के रूप में। ये फॉर्मूला है इसका। ये ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ से फोर्स, यू चार्ज। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। इसमें दिशा एंड परिमाण मतलब डायरेक्शन एंड परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? V अपॉन डी, मतलब वोल्ट बटे डिस्टेंस। इसकी यूनिट आएगी वोल्ट अपॉन मीटर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वोल्टेज परिवर्तन किसके साथ परिवर्तन होता है? मतलब वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में वोल्टेज का वेरिएशन किसके साथ होता है? वो होता है टेम्परेचर के साथ। आंसर नंबर डी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में वोल्टेज का परिवर्तन टेम्परेचर के साथ में होता है। जैसे इसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वोल्टेज चेंज होगा, जैसे वोल्टेज चेंज होगा उसी हिसाब से टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो उसका कांस्टेंट जो है वेरिएशन करता है, मतलब इंटर रिलेटेड होता है वोल्टेज एंड टेम्परेचर के बीच में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक चार्ज मूव करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। न केवल इलेक्ट्रिक फील्ड न मैग्नेटिक, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। एक गतिमान आवेश में उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों ही। डायमेंशन, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 104 पर। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान एंड त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। तो अब मास की वैल्यू कितनी आती है? केजी। एक्सीलरेशन क्या आएगी? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी में आएगा मास m, और मीटर डिस्टेंस जो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड टाइम का स्क्वायर लेंगे तो इसकी आएगी फोर्स की डायमेंशन आएगी mL/t-2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 115 पर। विच ऑफ फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला? किसका जो होता है सेम डायमेंशन फार्मूला होता है?
तो आंसर आएगा सी, बोथ वर्क एंड एनर्जी एंड इम्पल्स एंड मोमेंटम। वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो सेम होगा, और इम्पल्स एंड मोमेंटम का जो फार्मूला होगा वो सेम होगा। टेबल में देखते हैं, ये देखिए डायमेंशन ऑफ वर्क का ml2t-2 आएगा, तो सेम फार्मूला एनर्जी का भी उसी के तरीके आएगा उसका ml2t-2। इसी तरीके मोमेंटम का जो फार्मूला आएगा, संवेग का जो होएगा डायमेंशन, इसी तरीके आवेग में मोमेंटम का भी होएगा। इम्पल्स का और मोमेंटम का भी सेम डायमेंशन फार्मूला होगा। तो वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन फार्मूला, इम्पल्स और मोमेंटम का सेम फार्मूला होगा, तो इसका आंसर आएगा सी। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 116 पर। वन जूल पर कॉलम इज इक्वल टू, जूल पर कॉलम इस कॉल्ड क्या कहा जाता है? एक जूल प्रति कॉलम कहलाता है वोल्ट। अनंत किसी बिंदु तक किसी यूनिट चार्ज होने वाले यूनिट चार्ज को लगने में किए गए कार्य को वोल्ट कहते हैं। वोल्ट की इकाई जूल कॉलम होती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर 170 पे। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ with velocity of dash with a velocity v along the axis of current carrying solenoid, the magnetic force on a particle is। आवेश q एक आवेशित कण डैश धारा के एक्सिस अक्ष पर एक वेग से घूमता है, तो कण पर चुंबकीय फोर्स क्या होगा? तो हम मूविंग चार्ज अगर करेगा तो उसका फॉर्मूला होगा F इजिकल टू क्यू वी बी एल सिन थीटा। तो इसके एक्सिस पर रोटेट करेगा तो थीटा का मान कितना होगा? 0 आएगा, जिसे साइन 0 आएगा, साइन 0, थीटा की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, पूरी आ जाएगी, तो फोर्स जो होगा 0 होगा, 0 होएगा। कोई भी चार्ज जो है पार्टिकल जो है वेलोसिटी के साथ अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट सोलेनोइड में मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना पार्टिकल पर, वो होगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। Whenever charge particle move in an electric field, जब भी एक आवेशित कण एक वैद्युत विभव में गमन करता हो, तो मतलब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो उसके पास क्या रहता है? उसके पास रहती है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी, कण गति ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इसका आंसर आएगा बी। पार्टिकल गेट काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 119, पोटेंशियल डिफरेंस इज विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कौन सी क्वांटिटी? पोटेंशियल डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर ए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। विभवांतर अदिश राशि है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर कहते हैं। पोटेंशियल मतलब डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेज, दो वोल्टेज के बीच के अंतर कहते हैं। कूलम एक कूलम धनात्मक चार्ज को वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे तक ले जाने किए गए कार को उस बिंदु के मध्य विभवांतर कहलाते हैं। इसकी
मात्रक मतलब इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द वैलेंस शेल ऑफ एटम कैन हैव। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोष धारण कर सकते हैं तो वो कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर होती है 8। इलेक्ट्रॉन की क्वेश्चन है बी। इलेक्ट्रॉन की के अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजित कोष धारण करती है, मतलब जो ऑक्यूपाई करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वो होती है 8। वो 8 होती है। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु की उपस्थिति अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपेक्षा में अधिक होती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द वैलेंस शेल ऑफ एटम कैन हैव 8। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। द डिवाइस डज नॉट हैव फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब वो डिवाइस बताइए जो फ्रिक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करती हो। वो क्या है? इंडक्टर, कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस। जिस डिवाइस पर फ्रिक्वेंसी निर्भर गुण अपनी स्थिर नहीं है तो वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर्स रहता है। इंडक्टर का फार्मूला है XC इज इक्वल टू 1/2πfc। तो ये फ्रिक्वेंसी के इन्वर्स में रहता है, मतलब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे कैपेसिटर्स का प्रभाव कम बढ़ेगा। और XL इज इक्वल टू 2πfl, मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रपोज, जैसे जैसे ही फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आता है V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I। ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी इंडक्टर कैपेसिटेंस जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा C। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्री चार्ज 4Q and Q are straight line in position 0, 1/2 respectively, resultant force at Q will be 0। तो Q की वैल्यू क्या आएगी? 3 आवेश हैं जैसे जो हैं Q4, Q and Q, जो एक सीधी रेखा में क्रमश 0, 1/2, A/2 और A दूरी पर स्थित हों तो Q पर शून्य बल लगेगा। Q पर शून्य बल तो कैपिटल Q का मान क्या होगा? आवेश Q एंड Q के बीच लगने वाला बल जो होगा फोर्स होगा 1/4π परमिटिव फ्री स्पेस एंड चार्ज, एक चार्ज स्मॉल होगा एक चार्ज लार्ज होगा, इसके बीच का डिस्टेंस होगा A/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4Q एंड Q² अब इसका यहाँ से लेंगे स्क्वायर सॉल्व करने पे इसकी फोर्स की वैल्यू लगाएंगे, ये वाली वैल्यूज पे आंसर पुट करेंगे तो Q आएगा -Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q। क्या आएगा इसका आंसर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे 123 पर। हॉलो स्फीयर चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस, मतलब हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हॉलो स्फीयर जो होता है, मतलब हॉलो स्फीयर है, डज नॉट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी? उसके आउटर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन इनर साइड पे उसके इंटीरियर पॉइंट पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी।
वोल्टेज जो होगा वहाँ पे कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड वोल्टेज कांस्टेंट। देखिए, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर वो स्थान अथवा क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इन इंटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी हॉलो स्फीयर के, एंड एक्सटर्नल पॉइंट आउटर पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। लिखा है अत आवेशित खोखले में इंटीरियर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। एन स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ सेम साइज, एक स्मॉल ड्रॉपलेट है सेम साइज का है, आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल चार्ज है। इफ़ दे क्लोजेस्ट टू फॉर्म वन ड्रॉप तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इन संख्या की छोटी बिंदु जो समान आकार की है वो समान विभव से आवेशित है, सम्मिलित होकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। मतलब दो सम्मिलित में कंबाइन होके एक बड़ी बूंद बनाती है, उसका पोटेंशियल। बड़ी बूंद का आयतन मतलब छोटी बूंद के आयतन के एन के मल्टीप्लाई में होगा। तो बड़ी बूंद का वॉल्यूम कितना है, मतलब आयतन क्या है 4/3। स्फीयर के ये जो फॉर्मूला होगा स्फीयर का फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे 4/3 πr3। आर कैपिटल आर मिलेंगे बड़ी बूंद का आयतन एन मल्टीप्लाई 4/3 πr3 स्मॉल मतलब छोटी बूंद का आयतन। तो ये कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। R3 बराबर है R3 इज इक्वल टू एन स्मॉल r3 आएगा। तो आर की कैपिटल आर की वैल्यू आएगी 1/3 बटे स्मॉल आर। तो बड़ी बूंद पर चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ चार्ज स्मॉल चार्ज पर जो होगा छोटी बूंद पर विभव पोटेंशियल ये दिया है, बड़ी बूंद का पोटेंशियल ये है। वैल्यू पुट कर देंगे तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल V इज इक्वल टू एन 2/3 मल्टीप्लाई छोटी बूंद का पोटेंशियल। इसका आंसर आएगा ए एन ए पोटेंशियल ऑफ एन 2/3V। बड़ी बूंद का पोटेंशियल एन 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन एटम, इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरीके का रखा रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, मतलब किस फोर्स पर रखा रहता है। तो आएगा एक कॉलम फोर्स के हिसाब पर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एक एटम है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, कॉलम फोर्स लगता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कूलम बल के कारण होता है। इस नियम के अनुसार दो चार्ज आवेशित चार्ज बिंदुओं के बीच बल आवेश के समर्थ गुणन समानुपाती होगा। मतलब जो फोर्स लगेगा उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के। अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉग टेम्परेचर इज कंसिडर एनालॉग टू थर्मल इलेक्ट्रिक सिस्टम में टेम्परेचर किसका एनालॉग होता है। टेम्परेचर एनालॉग होता है वोल्टेज का। जिस तरीके इलेक्ट्रिकल में जो होता है टेम्परेचर होता है उसी तरीके थर्मल में वोल्टेज का एनालॉग होता है, मतलब सेम होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज किसके
इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज जो होगा वही थर्मल सिस्टम में हीट फ्लो के बराबर होगा। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो करंट होगा I और रेट फ्लो हीट के बराबर होगा J/S। और जो वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक सिस्टम में वो थर्मल सिस्टम में टेम्परेचर के बराबर होगा। तो इसमें टेम्परेचर किसका एनालॉगस है, वोल्टेज के एनालॉगस है। और रेजिस्टेंस जो होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो एनालॉग होगा रेजिस्टेंस के। और कैपेसिटेंस जो होगा वो भी कैपेसिटेंस के एनालॉग होगा। तो थर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनालॉग टेम्परेचर वोल्टेज के एनालॉग के बराबर होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।